आज हम चैप्टर ले रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स और ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 4 है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डेफिनेशन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट कंसीडर किया और उसके अराउंड मैंने उसके आसपास मैंने कुछ कंपस निडल प्लेस कर दिए। तो कंपस निडल क्या होता है? इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट जिसके अंदर अगर आपने लैब में देखा हो तो एक एरो होता है और एरो का जो हेड साइड है वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है और जो टेल साइड है वो साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है। जब आप इस कंपस निडल को नियर बार मैग्नेट रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से पोल की तरफ आपने इसे रखा है, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। जैसे कि अगर आप इसे नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं तो इसका जो टेल साइड है यानी साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ अलाइन करेगा, और अगर आप इसे साउथ पोल की तरफ रखते हैं तो इसकी जो हेड साइड है यानी जो नॉर्थ पोल है वो टाइनी मैग्नेट का वो साउथ पोल की तरफ अलाइन कर लेगा। अब ये जो प्लेसमेंट्स हैं और इन्होंने जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बार मैग्नेट के अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, कोई स्पेस था जिस स्पेस के अंदर इनके ऊपर कोई फोर्स लगी और इन्होंने अपने आप को एक डायरेक्शन में सेट कर लिया। सेम ऐसा ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर के भी ऊपर या नीचे की तरफ आप कहीं पर भी ये कंपस निडल प्लेस करते हैं तो अगेन कंपस निडल जो है एक डिफ्लेक्शन शो करेगी, और ये डिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट सेज दैट अ स्पेस अराउंड व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर within which a magnetic needle will show deflection in a definite direction। यानी मैग्नेटिक निडल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। नाउ नेक्स्ट लेते हैं अब हम ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने यही चीज़ रिप्रेजेंट की थी कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे हम कोई कंपस निडल प्लेस करें तो वो कंपस निडल कुछ डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, और ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो पहले समझते हैं। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स ले लिया है, एक की कनेक्ट की हुई है और हमने एक कंडक्टर ले लिया ए बी। तो जब आप इस की को क्लोज़ करोगे तो ऑर्स्टेड ने रिप्रेजेंट किया कि जब हम की को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, और अगर उसके नीचे आपने कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखी है वो इस तरह से कि उसका साउथ एक तरफ है नॉर्थ एक तरफ है, तो फिर द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व कि जो नॉर्थ पोल है वो टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सेम ऐसे ही उसने जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया, यानी कि बैटरी को देखो हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ कनेक्ट किया था, अब हम उल्टा कर देते हैं, ये साइड नेगेटिव रखते हैं और ये साइड पॉजिटिव। यार की अगर हम यहाँ पर भी क्लोज करेंगे तो देन योर करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और जब करंट आपका बी टू ए आएगा देन यू विल नोटिस दैट द नॉर्थ पोल विल नाउ डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स ईस्ट। पहले वो डिफ्लेक्ट हो गया टुवार्ड्स वेस्ट और अब वो डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवार्ड्स द ईस्ट। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, ये एक्चुअली प्रूफ भी है। ये प्रूफ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और ये कंफर्म करता था, और इसीलिए ऑर्स्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था सो एज टू कंफर्म कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो मैग्नेटिक कंपस निडल है जो हम उसके नियर बाय उसके पैरेलल डायरेक्शन में हम प्लेस कर रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ये वायर थी इसके एग्जैक्टली नीचे पैरेलल डायरेक्शन में कंपस निडल को प्लेस किया था, और उसने नोटिस किया कि जब हमने कंपस निडल को उसके नीचे रखा तो कंपस निडल में डिफ्लेक्शन आया। किस डायरेक्शन में आया वो डायरेक्शन भी उसने बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है जब ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, और रिवर्स करते हैं अगर हम डायरेक्शन तो वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देता है। लेकिन इसी चीज़ को स्टेटमेंट ने में दिया, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो थी कंपस निडल की वो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट की थी एम्पियर्स स्विमिंग रूल ने। और एम्पियर्स स्विमिंग रूल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एक स्विमर, सपोज यहाँ मैं एक छोटा सा डायग्राम बना भी लेती हूँ। सो एक पर्सन अगर है और वो स्विम करता है, सो लेट्स मेक छोटा सा डायग्राम। सो अगर एक यहाँ पर ले लेते हैं हम, यस, और एक इसका हेड भी बना देते हैं, तो ये हो गया। तो व्हाट ही इज सेइंग कि अगर द करंट इज एंटरिंग हिज फीट, तो करंट अगर फीट में एंटर किया यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, देन द डिफ्लेक्शन इन द डिफ्लेक्शन देन निडल विल बी टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो ये जो लेफ्ट हैंड है और इस तरफ हमने राइट हैंड कहा है, ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन यही होती है, लेफ़्ट राइट मतलब
लेफ्ट डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन विल बी कॉल्ड एज वेस्ट। सो अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लॉट करते हैं तो यहाँ वेस्ट आता है, यहाँ मैं बना भी देती हूँ छोटा सा, साउथ नॉर्थ, यहाँ वेस्ट आता है और यहाँ पर ईस्ट आता है। तो ही नोटिस्ड दैट व्हेन अ person is swimming and current is entering his feet, leaving his head, then the deflection in the needle will be towards his left hand। दो ये बड़ा मतलब मुझे बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है कि अगर एक पर्सन के लेफ्ट लेग से करंट जाएगा और हेड की तरफ लीव करेगा तो पर्सन तो बचना ही नहीं चाहिए। बट एनीवेज ये तो हमें सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का रूल है और इस रूल को याद करने का तरीका यही है, स्नो। इससे आप वर्ड से आप इसे याद रख सकते हैं। वर्ड कहता है कि स्नो, इफ़ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड देन द डिफ्लेक्शन इन द करंट, डिफ्लेक्शन इन द निडल विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट साइड। सो ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट साइड। सो यानी कि अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जाएगा तो वेस्ट में डिफ्लेक्शन आ जाएगी निडल के अंदर, कंपस निडल के अंदर, और अगर हम रिवर्स करते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन करेगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेकंड फिगर में हुआ। ये सेकंड फिगर में ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन आ गया था। स्टेटमेंट एक बार जल्दी से क्विकली पढ़ लेते हैं। इफ अ मैन इज स्विमिंग फ्रॉम ए टू बी एंड द करंट इज एंटरिंग हिज फीट एंड लीविंग हिज हेड, देन द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो ये उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के थोड़ी कोशिश की थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, दिस इज़ द डायग्राम जिसमें एक थंब रिप्रेजेंट किया है और थंब रिप्रेजेंट क्या करता है, करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने यहाँ पर ग्रिप कर लिया है किसको, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हैंड में अगर आप ग्रिप कर लें। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ यू ग्रिप करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर हैंड देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो ये ग्रिप रूल इसीलिए क्योंकि आप एक कंडक्टर को आप इमेजिन कीजिए, एक कंडक्टर को आप ग्रिप कर रहे हैं अपने हाथ में, इसीलिए इसका नाम भी राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं और ये हम राइट हैंड से अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है राइट हैंड ग्रिप रूल। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है द कर्ल ऑफ द फिंगर that will represent the magnetic field and thumb will represent the current. Now the next statement is Biot-Savart law. So let us talk about the Biot-Savart law. This law is determines the strength of magnetic field at any point due to the current carrying conductor. तो यहाँ मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कर लिया है और करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही है और हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये एक ऐसा लॉ है जो होल कंडक्टर के लिए नहीं बल्कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालता है और अगर हमें सारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिर हम उसे बाद में इंटीग्रेट करें। तो दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया DL। अभी मैं करंट एलिमेंट एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अभी एक्सप्लेन करेंगे करंट एलिमेंट होता क्या है। बट राइट नाउ व्हाट वी आर कंसीडरिंग ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट। वी आर कंसीडरिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट P एज R और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो I फ्लो कर रही है। अब जो एंगल है इनके बीच में, DL के बीच में और R के बीच में, उसे हम कहते हैं थीटा। सो नाउ लेट अस डिफाइन द बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट कहता है द DB इज व्हाट, DB इज द स्मॉल करंट इन द सर्किट। सो DB इज प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 it will be proportional to the length, it will be proportional to the current, then it will be proportional to sine of theta. Theta is angle between the DL and R। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट से या करंट एलिमेंट से जितनी दूरी है, करंट वायर से जो दूरी है उस डिस्टेंस को R कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर और DL के बीच का जो एंगल है दैट इज़ थीटा एंड देन इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द कंडक्टिंग वायर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर R। सो ये अगर हम सब चीज़ें कंबाइन कर दें तो आपकी जो नई स्टेटमेंट बन जानी चाहिए वो होनी चाहिए IDL sine of theta by R square, and if you remove this proportionality symbol you will get a constant K IDL sine theta by R square. Now we need to show what this K is. K हम यहाँ पर यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन K है क्या, तो K को हम डिफाइन करते हैं, K is called as म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है और उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो यहाँ एक टर्म यूज़ है, 4 पाई तो आपको पता है, बट म्यू नॉट इज़ अ न्यू थिंग। तो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट
परमिएबिलिटी, और वो भी किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। इट इज़ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको याद हो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी तो हमने वर्ड यूज़ किया था एप्सिलॉन नॉट, और जिसको हम बोलते थे परमिटिविटी। और परमिटिविटी क्या था एक्चुअली, अगर उसका मीनिंग समझें तो ये था कि दिस इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द टू चार्जेस टू इंट्रैक्ट विद ईच अदर। तो सेम यहाँ पर भी यही है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। परमिएबिलिटी डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है इंट्रैक्ट करने के लिए, अपने अंदर एंटर करने के लिए, दैट इज़ दी परमिएबिलिटी। लेकिन ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए है इसलिए हमसे परमिएबिलिटी बोल देते हैं। सो नाउ परमिएबिलिटी की वैल्यू देख लेते हैं। तो परमिएबिलिटी में बी डिफाइंड एज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। दूसरी भी यूनिट होती है इसकी, दैट इज़ वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ये म्यू नॉट की यूनिट है। अब के की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई थी, तो अगर हम दोबारा से म्यू नॉट की वैल्यू वहाँ पुट कर दें तो अब के आपके पास रह जाएगा -7 टेस्ला मिली एम्पियर इनवर्स, और जो कि CGS सिस्टम में हम इसकी यूनिट देते हैं, के को कहते हैं हम k इज इक्वल टू 1। ये CGS में है। अगर SI सिस्टम की बात करें तो 10⁻⁻7 आप वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गई, नाउ वी वांट टू पुट बैक द k इन द इक्वेशन। सो जो dB था वो आपके पास अब बच गया है म्यू नॉट बाय 4 ऑफ पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाय r स्क्वायर। दिस इज दी बायट-सैवर्ट लॉ। लेकिन ये कैसा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो लेट अस ट्राई टू चेंज इट इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो आपके पास स्टेटमेंट आया था, इसको हम ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। पर्पस क्या था कि अगर आप चाहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आए यानी वेक्टर फॉर्म आए, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स में इनको वेक्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा। r तो वेक्टर फॉर्म में आ सकता है क्योंकि r तो डिस्टेंस है, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ सकता है, लेकिन जो dl है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। I अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है और dl अकेला लेंथ एलिमेंट हुआ सिर्फ, तो dl के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ये दोनों मिलकर I dl मिलकर दोनों कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो अब आपको यहाँ एक्सप्लेन, मैंने ऊपर वर्ड यूज़ किया था करंट एलिमेंट। नाउ यू शुड नो कि अब ये जो फैक्टर कंबाइंड होके बना है इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। लेंथ अकेला डायरेक्शन नहीं थी, बट करंट के पास डायरेक्शन थी और दोनों कंबाइन हो गए, मल्टीप्लाई होके, और उनके बीच में जो दोनों ने कंबाइन होकर जो फिजिकल क्वांटिटी बना ली और उसको हम बोल रहे हैं करंट एलिमेंट। तो अब करंट एलिमेंट वेक्टर फॉर्म में आ गया और इसी तरीके से आपका आर भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। एंड जब आप साइन थीटा रिमूव कर देंगे तो बीच में बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था जो तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए दिखाया, लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे यानी साइन थीटा को हटाएंगे तो देन यू विल गेट दी वेक्टर फॉर्म फॉर द पोजीशन वेक्टर एंड आई क्रॉस डी, आई डी एल क्रॉस आर, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा आर क्यूब। और ये जो वेक्टर थी म्यू नॉट बाय 4 पाई तो एज इट इज़ रहा, एंड दिस विल बिकम योर वेक्टर फॉर्म ऑफ डीबी। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई आपके पास डीबी की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आ गई, बायट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर बाय आर कैप, आप यहाँ पर आर बाय आर आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये तो स्केलर फॉर्म थी, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो डीबी क्या आना चाहिए? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर आर कैप। और हमें पता है कि आर कैप को हम क्या बोलते हैं? आर वेक्टर बाय आर मॉड। तो ऑटोमेटिकली वो आर और आर जो मैं डिवाइड करी थी वो आ गया, लेकिन अब ये आर वेक्टर फॉर्म जो आई है वो क्रॉस प्रोडक्ट में शामिल हो जाएगी, जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, साइन थीटा हट जाएगा और नीचे आर मॉड मिलकर क्यूब हो गया। तो ये भी एक तरीका है कहने का मतलब ये कि फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास यही आनी है। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, तो अब इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी। तो बैक टू द फिगर चलते हैं। तो अब करंट जो है अब इस वक्त हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जो पॉइंट P है उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एज फॉलोइंग द राइट हैंड ग्रिप रूल, तो अगर हम इसको देखें तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में, और आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, यानी कि इनवर्ड जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। एट दिस पॉइंट पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के क्रॉस से।
सो हम कह रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको इस वायर के अंदर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बता रही है, डीएल की डायरेक्शन बता रही है। डीएल आई मिलकर करंट एलिमेंट बने थे और करंट की डायरेक्शन की तरफ हमने थंब पॉइंट किया और जब हमने कर्ल ऑफ द फिंगर्स देखा तो वो क्रॉस में आई, यानी क्रॉस मतलब इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर बट इनवर्ड। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यहाँ पे निकल के आती है। नाउ लेट अस सी, आगे हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं टेस्ला की। लेट अस फर्स्ट डिफाइन फ्यू स्पेशल केसेस। केस अगर थीटा 0 हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दिस विल बी 0, और अगर थीटा 90 हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम। सो लेट अस सी, so here I have written if theta is 0 the magnetic field is 0 and if theta is your 90 that is maximum value। थीटा भी 0 का मतलब ये है कि तब आपके पास R जो होगा वो वायर के ऊपर ही लाई करेगा। तो यानी if the magnetic field will be 0 at a point on the axis of the current element। तो ये कंडीशन कब है, on the axis of ideal। करंट एलिमेंट क्या था आपके पास, आइडियल था। तो आइडियल के ऊपर अगर आपका आर आ जाए, पोजीशन वेक्टर जो है आपका वहीं आ जाए, तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। नाउ लेट अस डिफाइन टेस्ला। अब हम डिफाइन करते हैं टेस्ला को। तो हमारे पास स्टेटमेंट था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर इफ़ आई टेक आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, dl is equal to 1 meter, r is equal to again 1 meter and theta is equal to 90, जिससे क्या होगा, sin theta आपका हो जाएगा 1। so then your dB will become 10⁻⁻7 टेस्ला। सो तब ये इतना 10⁻⁻ टेस्ला के बराबर होगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज़ 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड produced in a conducting wire of length 1 meter carrying a current of 1 ampere at a distance of 1 meter in a direction perpendicular to it। तो इन्हीं से ही हमने स्टेटमेंट बना दी and let me write that statement। So I have written the statement 1 Tesla is 10⁻7 times the magnetic field produced by a conducting wire of length 1 meter placed at a distance of 1 meter through which a 1 ampere current is flowing at an angle perpendicular to it। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप शामिल कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको जो मैंने लिख दी है स्टेटमेंट आपको वही लैंग्वेज रखनी है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, बट हमें कंक्लूजन यही मिलना चाहिए। ओ इवन आई नोटिस्ड, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था बट अब मैंने करेक्ट कर दिया इसको। कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट एंड परपेंडिकुलर टू इट। सो नाउ कंपैरिजन करते हैं हम कूलम्स लॉ में और बायट-सैवर्ज लॉ में। तो पहले फाइंड आउट करते हैं सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, कूलम्स लॉ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और यहाँ पर जो हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट लें, मैंने लिख दिए हैं ताकि हम कंपेयर करने में हमें आसानी हो जाए। ये भी स्क्वायर था। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ लेते हैं दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है आर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर भी आइडियल और क्रॉस आर लेंगे वेक्टर फॉर्म में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो बोथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये निकल के आ गया कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। दूसरा, बोथ लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं। लॉन्ग रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं कि दो स्फेयर हैं, दोनों स्फेयर्स के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्फेयर हैं वो बिग साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं, बट उनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। सेम ऐसे करंट एलिमेंट है, करंट से आप पॉइंट पी पर उससे कुछ दूरी पर निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ही कहलाता है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है विद इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड सो वो हम नहीं ले रहे हैं, या साइज ऑफ द एटम के बीच में हो वो नहीं ले रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी दोनों ही केसेस में हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और नेट का मतलब हुआ कि जहाँ हम एडिशन कर रहे हैं, सुपर इम्पोजिशन देख रहे हैं कि वहाँ पर कितने वैल्यूज़ को हम ऐड कर पा रहे हैं, कितनों को हम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं।
लेट अस नाउ सी द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। सो कूलम्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो जो डिस्टेंस है आर वो होता है बिटवीन टू चार्जेस, जबकि यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो करंट एलिमेंट के बीच में यानी आइडियल के बीच में और पॉइंट पी के बीच में होता है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जबकि यहाँ जो बायट-सैवर्ट लॉ आप यूज़ कर रहे हैं ये IDL जो है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ चार्जेस स्केलर थे। एंगल जो है वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं था कूलम्स लॉ के अंदर, लेकिन यहाँ एंगल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, मैंने लिखा भी हुआ है बट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आई एम एंडिंग अप हेयर ओनली। सो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके साथ हम ऐड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।